चलो, लास्ट लेक्चर में तीनों असाइनमेंट के डाउट डिस्कस किए थे। यस सर। यस सर। कंस्टेंट वाले डाउट भी हो गए हैं, स्ट्रिंग पुलिस सिस्टम वाले भी हो गए हैं, और असाइनमेंट नंबर 4 दिया होगा करने को। यस सर। कर लिया सबने? यस सर। असाइनमेंट 4 हो गया सबका? हाँ सर। यस सर। कितने डाउट्स हैं उसमें? सर नहीं सर, नहीं हुआ सर क्वेश्चन 12, 13, 14, 18। अच्छा, 4-5 डाउट है, ठीक है। उसके डाउट्स आज थोड़ा आगे पढ़ा देता हूँ, फिर दोनों असाइनमेंट के डाउट अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? सर असाइनमेंट 3 और 4 के? 4 और आज जो दूंगा 5। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े। ओके सर। ठीक है, मेरा वीडियो पॉज हो गया है क्या? हाँ सर। हाँ सर। क्या आवाज आया? चल रहा है सर अभी। अभी चल रहा है। तो जब तक वीडियो पॉज जाए तब तक मेरा कर्सर भी गायब। आवाज आ रही है? यस सर। सर, आवाज आ रही है। देखो, होता क्या है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बता दूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम सुना है? कॉमन सेंस है वैसे। यस सर, सुना। यस सर। ऑब्जर्वर जिस फ्रेम से किसी सिस्टम को देख रहा है, जैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे स्ट्रिंग पुलिस सिस्टम में, तो उस सारे प्रोसेसेस में क्या था कि ऑब्जर्वर कहाँ था? ऑब्जर्वर ग्राउंड पर था, यस यस सर। है ना? तो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर था, और ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा था उसके हिसाब से वो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा था। अब अगर हम ऐसे सोचें कि ऑब्जर्वर खुद एक्सिलरेट कर रहा है, तो ऑब्जर्वर खुद एक्सिलरेट करेगा तब उसको बाकी मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सिलरेशन अलग दिखाई देगा। यस सर। जब उसको एक्सिलरेशन अलग दिखाई देगा तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन अलग लिखेगा, फ्री बॉडी डायग्राम अलग लिखेगा। डिपेंड करता है कि उसको क्या दिखाई देता है। यस सर। ठीक है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर, यही समझो। टेक्निकल नेम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हुआ आपके लिए ऑब्जर्वर। तो वो ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि वो ऑब्जर्वर खुद अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो एक नया वर्ड मिला, कौन सा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? यस सर। मतलब अभी तक जो कुछ भी हम लोग कर रहे थे वो था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन में हमने देखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यस सर। तो हेडिंग इज
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड विथ एन एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर, ऐसा कुछ। यस सर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस associated with an accelerated observer। तो देखिए इधर 2 मिनट सब लोग ध्यान से देखो। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, मॉर्निंग मॉर्निंग में ये सिस्टम भी काफी स्लो रहता है। So suppose ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मान लो, तो ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो खुद हेलो सर, लगता है आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है। है एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम एएफ। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर को डेफिनेटली ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन दिखाई देगा वो ए नॉट तो नहीं होगा, यस सर। और होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम बोले तो इसको ऐसा बोलेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ सर। तो ये ऑब्जर्वर अगर नेट फोर्स देखेगा
तो वो क्या लिखेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये वाला टर्म क्या हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ऐसा बोलेंगे इसको. Yes, sir. सो acceleration of object with respect to frame of reference. तो ये इसका फोर्स इक्वेशन लिखेगा तो मास एफ नेट मास इनटू एक्सेलरेशन ऐसा लिखेगा. मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो ये लिखेगा मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस minus of mass into acceleration of frame of reference. This is net force. होगा ऐसा सर ये नेट फोर्स किस पे है? ऑब्जेक्ट पर. ओके सर. होगा ऐसा. Yes, sir. हाँ सर. इस ऑब्जर्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ऐसे सोचो, यही अगर कोई ऑब्जर्वर जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं होता, जो रुका हुआ होता, तो वो तो नेट फोर्स यही लिखता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन. Yes, sir. तो ये तो एफ नेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऐसा बोल सकते हैं. Yes, sir. So with respect to, ग्राउंड फ्रेम हाँ sir. या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट को किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये एक टर्म एडिशनल आ गया. ये तो कोई फोर्स नहीं है ना. फ्री बॉडी डायग्राम में ये वाला फोर्स तो कहीं दिखेगा नहीं. No, sir. ये जो सेकेंड वाला टर्म है आपका, है ना, ये तो एक्स्ट्रा टर्म आ गया ना. किसी फ्री बॉडी डायग्राम में वो अपीयर तो होगा नहीं. तो ये जो टर्म है आपका, इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स. एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो समझ आएगा आपको. इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स. तो यहाँ पर हम लोगों को मिल गया स्यूडो फोर्स क्या होता है. तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ माइनस साइन. ये एक एडिशनल फोर्स है जो फ्री बॉडी डायग्राम में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है ना. एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे. ये बात समझ में आई. यस सर. इसका मतलब ये हुआ कि hence if we analyze motion of an object in non-inertial frame of reference, non-inertial frame of reference, then
we have to consider an additional force in the direction opposite to acceleration of frame of reference known as pseudo force. Pseudo मतलब क्या होता है इंग्लिश मीनिंग? false, fake. फेक। तो ये फेक फोर्स है, ये सिर्फ महसूस होता है, ऐसा कोई फोर्स होता नहीं है। कुछ एग्जांपल देंगे अभी, तब आप समझोगे। ऐसा कोई फोर्स होता नहीं है, ये महसूस होता है सिर्फ, भूत के जैसा। जैसे भूत क्या है? एक फीलिंग है, भूत होता नहीं है या होता है? सर नहीं होता। तो पक्का हाँ सर। कंफर्म है? हाँ सर। कैसे मालूम? कभी भूत Sir, से because the conscience cannot exist without a body. ओ भाई साहब, भूत भूत पर्सन नहीं है। एनीवे चलो, अब इसके कुछ एग्जांपल समझो, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका और स्ट्रांग होगा। लिखना ये चलो पहले लिख लो, ऐसा करो पहले लिख लो, नहीं तो एक ही बार ज्यादा लिखने को हो जाएगा। तो इसको कॉपी कर लो, फिर इसको जब यूज करेंगे तब मजा आएगा। अभी तो थ्योरी थ्योरी है, इसका एक्चुअल मीनिंग इसके एग्जांपल देखने के बाद समझ आएगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। Yes, sir. ठीक है, चलो सब लोग इधर देखो, अब कुछ एग्जांपल देखो। सपोज, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, सपोज ये एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट के सीलिंग से हैंग करता हुआ एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट मान लो, इस ऑब्जेक्ट का मास m है फॉर एग्जांपल, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है, या नीचे आ रही है, जिधर मन करे उधर देखो। ये लिफ्ट मान लो a एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है और ये मेरा ग्राउंड है। सब लोग ध्यान से सुनेगा। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो इस ऑब्जेक्ट पर इसका खुद का वेट mg नीचे होगा, इस ऑब्जेक्ट पर
स्ट्रिंग का टेंशन इन द स्ट्रिंग टी ऊपर। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. So lift, accelerating, in downward direction. अब देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, सब लोग ध्यान से समझना इस बात को। अगर मैं बोलूं कि तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, तो तुम्हें क्या दिखेगा? ये डिपेंड करता है तुम कहां पर हो, है ना। तो सपोज कोई ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है, ये एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, O1 कह दो। ये एक ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है। इसको क्या दिखेगा कि लिफ्ट की ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। हाँ सर। इसको अगर ऑब्जेक्ट का मोशन देखना है तो ये तो यही रिपोर्ट करेगा ना कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउन विथ एक्सेलरेशन ए। यस सर। हो गया ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. तो विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1 मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो mg नीचे, टेंशन T ऊपर, और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड, यही होगा। तो ये भाई साहब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेगा mg माइनस t इज ma, लिखेगा ऐसा। Yes, sir. So tension T will become mg plus ma। तो T कोई स्प्रिंग बैलेंस है तो उसकी रीडिंग यही आएगी। वो Sir, mg minus ma होगा ना? G minus M. mg माइनस ma होगा। mg माइनस ma ऐसा होगा। तो यहाँ पर अगर कोई इस स्ट्रिंग की जगह स्प्रिंग बैलेंस है तो उस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग यही होगी, होगी। या चलो उससे अच्छा एक इस एग्जांपल को ऐसे कर देते हैं, तो टेंशन टी को छोड़ो, तब तुम लोगों को ज्यादा समझ आएगा। ऐसा कर देते हैं कि इस लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन है, ये एक वेइंग मशीन है, जिस वेइंग मशीन पर एक आदमी खड़ा है, m मास का एक आदमी खड़ा है। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा? इसका खुद का वेट नीचे लगेगा और वेइंग मशीन इस पर जो फोर्स नॉर्मल रिएक्शन n लगा रहा है वो ऊपर लगाएगा। हाँ। इसका इक्वेशन मोशन ऐसा होगा, मतलब n की वैल्यू ऐसी होगी। तो ये n क्या होगा? वेइंग मशीन का रीडिंग हो गया। Yes. ये n वेइंग मशीन का रीडिंग हो गया, हो गया ना? बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. यही वेट उसका दिखाएगा, यही उसका वेट दिखाएगा ना। हाँ। तो ये हो गया रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। तो देखो इसका वेट इसके एक्चुअल वेट से कम हो गया। Yes, sir. जो आप स्कूल में पढ़ते थे, लिफ्ट जब नीचे जाती है तो वेटलेसनेस फील होता है। Yes, sir.
अब मान लो एक दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ पर है लिफ्ट के अंदर, तो जो दूसरा ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है वो क्या रिपोर्ट करेगा? वो तो इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर रिपोर्ट करेगा। यस सर। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, सब लोग ध्यान से देखिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर ऑब्जर्वर 2 रिपोर्ट करेगा तो ऑब्जर्वर 2 इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा ड्रॉ करेगा कि mg नीचे है, यस सर। और फिर वो वेइंग मशीन में देखेगा, मतलब वेइंग मशीन में देखेगा वो छोड़ो, तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है और ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, n इक्वल टू mg। तो उसको तो n इज इक्वल टू mg दिखेगा। लेकिन वेइंग मशीन की ये 2 रीडिंग नहीं हो सकती ना, एक ही रीडिंग होगी। हाँ। तो ऑब्जर्वर 2 का इक्वेशन ऑफ मोशन करेक्ट हो, इसके लिए यहां पर मुझे ma फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। हाँ सर। ऑब्जर्वर 2 को ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखाई देगा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो जितनी फिजिक्स हम लोग लास्ट लेक्चर तक पढ़े थे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं पढ़े थे, तो उसके हिसाब से इसको क्या लिखना चाहिए? n इज इक्वल टू mg लिखना चाहिए। यस सर। लेकिन n का वैल्यू जब नीचे देखेगा तो वो तो mg माइनस ma वैसा मिलेगा। यस सर। का मतलब है उसका इक्वेशन ऑफ मोशन करेक्ट तभी होगा जब इसको अपने मन से एक ma फोर्स इधर लगाना होगा, तभी करेक्ट होगा। यस सर। तो वो अगर एक ma फोर्स यहाँ पर ड्रॉ कर ले, अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन करेक्ट हो जाएगा, n की वैल्यू यस सर। होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? हाँ सर। यस सर। तो ये जो ma फोर्स लगाना पड़ा मुझे इस पर्टिकुलर केस में, ये तो किसी भी कैटेगरी में एग्जिस्ट नहीं करता। फोर्स 2 कैटेगरी का पढ़े थे हम लोग, फील्ड फोर्स और कांटेक्ट फोर्स। तो ये ना तो फील्ड फोर्स है ना कांटेक्ट फोर्स है ना? यस सर। ये किसी भी तरह के रियल फोर्स के कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, तो इसको स्यूडो फोर्स कहते हैं। समझ आया? हाँ सर। यस सर। तो अब ये बात सोचो इस बारे में कि अगर यही क्वेश्चन में रहता और हमें वेइंग मशीन की रीडिंग निकालनी होती, तो वेइंग मशीन की रीडिंग निकालने के लिए अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पर होता तब तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जैसे है वैसे ही निकालते, काम चल जाता। लेकिन ऑब्जर्वर अगर लिफ्ट के अंदर है तो हम लोगों को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बियॉन्ड एक एडिशनल फोर्स लगाने की जरूरत है, तभी हम लॉज ऑफ न्यूटन का सेकेंड लॉ उसमें अप्लाई कर पाएंगे। न्यूटन का सेकेंड लॉ अगर हम ऑब्जर्वर 2 अगर लगाना चाहे तो विदाउट ma को कंसीडर किए हुए वो गलत हो जाएगा, यस सर। है ना? तो ये जो ma का एडिशनल फोर्स ma है, ये नॉन रियल फोर्स है। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए लिया जाता है, तो इसको हम लोग स्यूडो फोर्स कहते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। जब लिफ्ट नीचे जाती है तो हमें एक
ऊपर की ओर फोर्स लगता हुआ फील होता है, ऐसा कोई फोर्स होता नहीं है ना। ये फीलिंग ऑब्जर्व किया है ना कि अगर एक सिग्निफिकेंट एक्सीलरेशन से लिफ्ट नीचे जा रही है तो आपको ऊपर की ओर हल्का महसूस होता है, कोई फोर्स लगता हुआ दिखता है। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन में ये होता है। ये फीलिंग रियल नहीं है, फिक्सियस है। जब लिफ्ट नीचे जाती है तब ये फीलिंग फिक्सियस है, नॉन रियल है, तो इसीलिए इसको स्यूडो फोर्स कहते हैं। क्लियर है? यस सर। Yes. रही बात प्रॉब्लम सॉल्व करने की, जहां तक तो हर क्वेश्चन को इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे इसी में ऑब्जर्वर 1 के रेस्पेक्ट में लेकर भी सॉल्व किया जा सकता है इसको। यस सर। तो हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर आप कभी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो उस केस में आपको एक स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत होगी, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये स्यूडो फोर्स का रोल है। क्लियर है? यस सर। ठीक उल्टा, यही लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा होता तो यही लिफ्ट अगर ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा होता तो सेम स्टोरी। जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है वो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेगा? अब n माइनस mg इज ma, यस सर। तो n इज mg प्लस ma। ये रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन होगी। यस सर। तो इस ऑब्जर्वर को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता है तो उसको एक ma फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाने की जरूरत पड़ेगी, तब Yes. जाके उसका इक्वेशन ऑफ मोशन करेक्ट होगा। यस सर। ये बात समझ आ रही है? तो ma फोर्स, क्योंकि n की वैल्यू तो mg प्लस ma के बराबर ही है, तो इसका मतलब ma फोर्स इधर लेने की जरूरत है। तो ऑब्जर्वर खुद a एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है तो वो किसी ऑब्जेक्ट का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेगा तो ma फोर्स नीचे लेगा, है ना। यस सर। Yes, sir. तो ये जो फोर्स हुआ ma इस केस में वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? यस सर। तो ये दोनों सिंपलेस्ट एग्जांपल हैं स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। फिर इसके ठीक ठाक एग्जांपल अभी देखते हैं। दिख रहा है सबको या जूम करूं? सर हल्का सा कर दो, पूरा नहीं दिख रहा। लाइक दिख तो रहा है बट बहुत छोटा है। इतना ठीक है? यस सर। देखिए, सर बोलो। सर तो सूडो फोर्स हम लोग को खुद से अज्यूम करना पड़ता है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्यूडो फोर्स एक एडिशनल फोर्स लेना पड़ता है, तभी हम लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं।
नहीं तो लॉज ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड नहीं है, ठीक है। यस सर। मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड करने के लिए स्यूडो फोर्स एक एडिशनली लेना पड़ता है। आई बात समझ में? हाँ सर। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो। आगे बढ़े हैं। हाँ सर। हो गया सबका जिसका नहीं हुआ था? सर एक लास्ट सेकंड दे दो बस, होल्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 सेकंड एग्जांपल में कर रहा हूँ। चलो देखो, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके एक क्वेश्चन कीजिए। दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? यस सर। सर। तो अभी आप लोग सीख रहे हो। सीख रहे हो मतलब जैसा मैंने शुरू में कहा कि जब जिस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी है भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, उस क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर सकते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी कर सकते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो शुरू में कुछ क्वेश्चन को दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है।
हाँ ओके सर। दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस सॉल्व करके देखिए इस क्वेश्चन को, फिर धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कि किस सिचुएशन में नॉन इनर्शियल यानी कि स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करने से आसानी होती है और किस सिचुएशन में स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट बिना अप्लाई किए हुए भी आसानी होती है, आइडिया लगेगा। इसीलिए शुरू के सब क्वेश्चन को दोनों मेथड से कीजिए, ठीक है? जल्दी फास्ट। हुआ कुछ? हुआ कुछ? देखो इधर मेथड 1, बोलो पहले किस में सॉल्व करें, ग्राउंड फ्रेम में या कार के अंदर वाले फ्रेम में? So ground. Ground frame. So with respect to ground, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग है, यही पूछा है कि स्ट्रिंग अपनी जगह से कितना डिफ्लेक्ट हो जाए, यही पूछा है, यही थीटा ढूंढना है। Yes, sir. Yes, sir. तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो टेंशन इन द स्ट्रिंग टी इधर होगा, इसका खुद का वेट mg इधर होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो t का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा वो t cos थीटा होगा, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा वो t sin थीटा होगा। और इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड फ्रेम से अगर हम देख रहे हैं तो ग्राउंड फ्रेम से मुझे ये ऑब्जेक्ट a एक्सीलरेशन से राइटवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, Yes, sir. है ना? तो मैं इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखूंगा? y में लिखूंगा t cos थीटा इज mg Yes, sir. और x में लिखूंगा t sin थीटा इज ma। लिखूंगा? बोलो। Yes. अब इसको अगर मैं क्या निकालना था, थीटा निकालना था क्या? Yes. तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो tan थीटा इज a बाई g मिलेगा। Yes, sir. So theta is tan inverse a by g आंसर। आया समझ में? Yes, sir. अच्छा, दूसरा, इसी को अगर हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू कार देखें, अगर मैं यही काम विथ रेस्पेक्ट टू कार करूं तो क्या होगा, देखो। सो सेकेंड मेथड, so method 2 with respect to car। so with respect to कार अगर देखूंगा तो ये मुझे रेस्ट पर दिखाई देगा,
है ना। हाँ कार सर। में अगर कोई ऑब्जर्वर होगा तो उसको ये रेस्ट में दिखाई देगा ना। अब वो ऑब्जर्वर खुद ए एक्सीलरेशन से राइट जा रहा है, तो वो इस पर एक स्यूडो फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ कार लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। सर आप लास्ट स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हैं? मैंने कहा कि अगर हमारा ऑब्जर्वर कार के अंदर है, जो ऑब्जर्वर कार के अंदर है उसको ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखेगा। यस सर। तो वो अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो उसका खुद का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है, यस सर। तो वो ऑब्जेक्ट पर टुवर्ड्स लेफ्ट स्यूडो फोर्स ma लगाएगा। यस सर। तो मैंने लगा दिया। अब इसके हिसाब से ये रेस्ट पर है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेगा, t sin थीटा इस स्यूडो फोर्स ma को बैलेंस कर रहा होगा और t cos थीटा इसके वेट mg को बैलेंस कर रहा होगा और ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। Yes. Yes. उसके लिए तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा ना, जो कार हाँ। देखेगा। तो उससे भी देखो सेम आंसर आया। Yes, sir. आया समझ में। सबको समझ आया या नहीं। यस सर। यस सर। चलो इसको कॉपी कर लो, दोनों मेथड कॉपी कर लीजिए। सर हम्म असाइनमेंट 1 में ऐसा एक क्वेश्चन था, मतलब ऐसा नहीं था लेकिन उसमें भी कैसा था कि रिजॉल्व करना था, ऐसा एक पेंडुलम था। तो उसमें जब रिजॉल्व किया था तो mg को किया था t के डायरेक्शन में, तो यहाँ t को mg के डायरेक्शन और उसके परपेंडिकुलर में क्यों किया है? उसमें ऑब्जेक्ट वहां पर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है सर। उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं था तो उस समय क्या कंडीशन था कि स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है। हाँ हाँ सर, समझा, तभी नहीं था, तभी वो मूव कर था। स्ट्रिंग के अलोंग नेट फोर्स 0 होगा, उस समय ये कॉन्सेप्ट यूज किया होगा। हाँ सर। इसीलिए स्ट्रिंग के अलोंग और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व किया था। हाँ सर। आगे बढ़े। एक सेकंड सर। एक सेकंड सर। सर तो सूडो फोर्स हमेशा ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन रहेगा ना। अब देखो स्यूडो फोर्स क्या था, माइनस ऑफ m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ ठीक ये है सर। डिराइव हो क्या था फॉर्मूला ना। आगे बढ़े। हाँ सर। यहाँ यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करो। एससी वर्मा तुम लोगों ने सॉल्व किया है, यस वो तो बहुत आसान होगा।
बोलो। सर पहले नहीं हो रहा था सर, बाद में एक बार थोड़ा मेहनत किया तो हो जाता है। आज ये चैप्टर वैसे आपका खत्म हो गया, लॉज ऑफ मोशन। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? फ्रिक्शन। सर सो सुनो, 2 मिनट मेरी बात सुनो। सो लॉज ऑफ मोशन आप पूरा सॉल्व कर सकते हो एससी वर्मा से। खैर मैं वो होमवर्क में लिख दूंगा। तो आज क्या करना, पहले घर जाके एससी वर्मा का लॉज ऑफ मोशन पूरा सॉल्व करना, और उसके बाद जो मैं असाइनमेंट दूंगा वो सॉल्व करना। और फिर अगली क्लास में उसका डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझे कुछ? सर बोलना बोल। सर असाइनमेंट 2 में सर स्ट्रिंग्स विद मास का क्वेश्चन तो आपने वो कराया नहीं है सर। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, किसी भी काम के नहीं हो, ऐसी बातें करते हो। सर किया कुछ से मुझे लगा कि बस। अरे गला दबा दूंगा गला। पिछली बार होमवर्क में पूछा था, डिस्कस कर रहे थे तब। सर तब हुआ नहीं था एक्चुअली पूरा। तो फिर तो तुम्हारी स्पीड से चलूंगा फिर तो पूरे 2 साल में एक चैप्टर होगा। तो इससे बेहतर है कि तुम मेरी स्पीड से चलो। मतलब होमवर्क जिस दिन बोलता हूँ उसी दिन डिस्कस कर लो। नहीं तो सब लोग अपने अपने स्पीड से करने लगोगे कि सर मैं उस दिन नहीं किया था इसलिए नहीं पूछा। तब तो एक चैप्टर से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे ना। आज तुम्हारा है, कल किसी और का रहेगा। स्ट्रिंग विथ मास वाला प्रॉब्लम किसी ने डिस्कस करवाया था मेरे से उस दिन? नहीं सर। नहीं सर। तो हो गया था तुम लोगों का। नहीं सर। क्यों नहीं पूछा? मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था असाइनमेंट, इसलिए मुझे पता ही नहीं था क्वेश्चन। क्यों नहीं अटेम्प्ट किया था, वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। ये इस कार में फिक्स्ड है, ठीक है। ये जो ब्लॉक सी है, ये ब्लॉक सी कार में फिक्स्ड है। देखो ये कार ए एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, और इन दोनों का मास कुछ भी दे दो, मास ऑफ बी, मास ऑफ ए, कुछ भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ऐसा है। सो क्वेश्चन इज फाइंड acceleration a of car such that block B doesn't fall down. या ऐसा कर लेते हैं, फाइंड मिनिमम एक्सीलरेशन, या फिर ऐसा कोई बात नहीं, फाइंड सो दैट ब्लॉक बी नाइदर फॉल डाउन नॉर गो अप, ऐसा लिख दो। ब्लॉक बी neither fall down nor goes up. ठीक है।
आया समझ में? हाँ सर। तो ये हो गया क्वेश्चन ए। क्वेश्चन बी, फोर्स exerted, या बी छोड़ो, नहीं तो एक ही बार में ज्यादा तुम लोग सोचोगे, बहुत डिफिकल्ट कर दिया। एक ही क्वेश्चन करो, चलो एक ही करो अभी, पहले कोशिश कीजिए। सर सर बोलो बोलो। सर जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में एक डाउट है, लाइक अब मेरे को नहीं पता ये गलत है कि सही है। सर जैसे अगर कोई ऑब्जर्वर कार के अंदर ही था तो उसको तो सिर्फ एम जी नीचे लगता हुआ दिखेगा और टी ऊपर लगता हुआ दिखेगा, उसको स्विंग करता हुआ थोड़ी दिखेगा। क्या दिखेगा? सर जैसे अगर पिछले क्वेश्चन में जैसे अगर जो ऑब्जर्वर जो कार के अंदर था उसको तो सिर्फ क्या टी नीचे लगता हुआ दिखेगा, और सॉरी टी ऊपर लगता हुआ दिखेगा और एम जी नीचे लगता हुआ दिखेगा, तो स्विंग थोड़ी ना करेगा उस केस में। तो उसको उसको जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रिंग से अटैच दिखेगा या नहीं, पहले तो ये बताओ। सर स्ट्रिंग से अटैच दिखेगा ना, लाइक वो तो है। स्ट्रिंग से अटैच दिखेगा, नंबर वन, मतलब टेंशन का फोर्स दिखेगा। क्लियर है? यस सर। नंबर टू, टेंशन का फोर्स किधर दिखेगा? तो जिधर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग किधर है? तो वर्टिकल से थीटा डिफ्लेक्ट हो गया है, वही पूछा है। तो टेंशन का फोर्स किधर लिखा लगता हुआ दिखेगा? वर्टिकल से थीटा एंगल पर लगता हुआ दिखेगा। यस। अच्छा सर, अच्छा ओके सर, सर समझ गया सर। लाइक मेरा डाउट ये था कि वो स्विंग, मेरे को लगा कि ऑब्जर्व जो सेकंड ऑब्जर्वर है जो कार के अंदर है उसको स्विंग करता हुआ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो भी रेस्ट और वो भी, बट अच्छा स्यूडो फोर्स है वहाँ जो आगे लग रहा है। ओके सर समझ गया। तो तुम कहना चाह रहे हो कि कार के अंदर स्ट्रिंग सीधा ही रहेगा, पीछे नहीं जाएगा, ऐसा डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ऐसा सोच रहे हो? यस सर एग्जैक्टली। नहीं, ऐसा कैसे होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। सर वही वो मैं स्यूडो फोर्स को कंसिडर करना भूल गया कि आगे कार चल रहा है, तो हाँ समझ गया सर। आगे बढ़े। सेकेंड हाँ सर। का आया आंसर कुछ? सर एन के टर्म में आया। इसके टर्म में? सर नॉर्मल रिएक्शन। नहीं नहीं, MdG by mass of Ma by mass of Ma. Okay. देखते आंसर नहीं पता, मैं दिया हूँ आंसर, अभी देखते हैं। चलो देखो अगेन, इसको भी जैसे मन वैसे सॉल्व कर लो, दोनों मेथड से कर सकते हैं। किस मेथड से करना चाहोगे पहले बोलो? सर कार। अच्छा, ऑब्जर्वर इनसाइड कार। सो मेथड वन, with respect to car. With respect to car. तो देखो, कार के रेस्पेक्ट में अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कार के रेस्पेक्ट में अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं,
तो देखो कार किधर जा रहा है, राइट टुवर्ड राइट। तो सबसे पहले दोनों पर स्यूडो फोर्स हम टुवर्ड लेफ्ट लगा देते हैं, इस पर इधर और इस पर इधर। इस पर कितना, तो मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ए। इस पर कितना, तो मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ए। ऐसा होगा, Yes, sir. हाँ ये तो हो गया स्यूडो फोर्स। रियल फोर्सेस पर आओ, तो रियल फोर्सेस में टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर, टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर, इसका खुद का वेट मास ऑफ बी इंटू जी इधर, इसका खुद का वेट मास ऑफ ए इंटू जी इधर, और ये सरफेस इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है एन ए इधर, और ये सरफेस इसके कांटेक्ट में है तो जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है एन बी इधर। तो ये पर्पल कलर से दो स्यूडो फोर्स हैं, बाकी सारे रियल फोर्सेस हैं। हाँ तो विथ रेस्पेक्ट टू कार दोनों ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में दिखाई देगा। यस सर। तो T इज इक्वल टू एम ए इंटू ए। Yes, sir. ये किसके इक्विलिब्रियम के लिए लिखा, ए के इक्विलिब्रियम के लिए। इसी तरह बी के इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू एम बी इंटू जी लिखेंगे। Yes, sir. यस सर। तो इन दोनों से एम ए इंटू ए इज इक्वल टू एम बी इंटू जी। सो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए इंटू जी। Yes. मैंने यही तो बोला था। आया समझ में? सर एम बी इंटू ए इज इक्वल टू एन बी करेंगे तो फिर क्या? नॉर्मल रिएक्शन के टर्म में आएगा ना आंसर। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी, तो वो पूछा थोड़े ना है हमसे, हम क्यों ऐसा करेंगे। हाँ वो बी पार्ट में अगर पूछेगा कि नॉर्मल रिएक्शन, जो मैं बी पार्ट लिख रहा था कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक सी ऑन ब्लॉक बी, तो वो क्या हो जाएगा, एम बी इंटू ए के बराबर, और ए मिल चुका है तो वो हो जाएगा एम बी ए स्क्वायर इंटू जी अपॉन एम ए। हाँ इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो No, सर। sir. यहाँ से तो दिख रहा होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी करेंगे तो दोनों पर्पल वाला फोर्स हट जाएगा और पूरा सिस्टम मुझे ए एक्सेलरेशन से आगे जाता हुआ दिखेगा, तो भी फर्स्ट और सेकंड का इक्वेशन ऑफ मोशन सेम आएगा। Yes. समझ आ रहा है? सेकंड मेथड रहने दूं? यस ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ Yes, sir. देखें, इसको कोशिश करो तो देखो क्या होता है। कोई जरूरी नहीं है स्यूडो फोर्स यूज होगा, नहीं भी हो सकता है, कर भी सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। बहुत ही ठीक ठाक क्वेश्चन है।
सर जैसे वो ए नॉट है वो क्या एक्सेलरेशन ऑफ जो प्रिज्म है ना क्या बोल रहे हो? सर वो ए नॉट पूरे एक्सेलरेशन ऑफ प्रिज्म है वो, जो वेज है, इंक्लाइंड प्लेन बोलो, वेज बोलो, प्रिज्म बोलो, उसका एक्सेलरेशन है। Done. डन सर। Yes, sir, done. Done, sir. आंसर आया, क्या आंसर आया बताओ? M plus m g sin theta by m plus m sin square theta. Yes, sir, same. वेरी गुड। चलो देखो इधर सब लोग देखिए ध्यान से। सर 1 सेकेंड दोगे 1 सेकेंड प्लीज। देखो हम लोगों को क्या निकालना है? फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ए स्मॉलर ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म, है ना? तो क्वेश्चन में मुझे एक्सीलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म ही चाहिए। हाँ सर। इसका मतलब है कि हम लोगों को अच्छा रहेगा अगर हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म ही देखें। विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर कहाँ है? इस इंक्लाइंड प्लेन पर है, यस सर। है ना? तो वो उस पर क्या क्या फोर्स लगेगा देखो। तो उस पर एक स्यूडो फोर्स ma0 इधर लगेगा, लगेगा। हाँ Yes, सर। sir. बाकी सारे रियल फोर्सेस mg नीचे लगेगा, हाँ सरफेस नॉर्मल इधर लगेगा, यही 3 फोर्सेस होंगे। Yes. yes, sir. आई बात समझ में? यही 3 फोर्सेस होंगे, ये बात समझ आई? यस सर। इसमें से ये हुआ आपका स्यूडो फोर्स। विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म अगर मैं देखूं तो इसका मोशन किधर होगा? प्रिज्म पर ही होगा, आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा, हाँ यस सर। इसी डायरेक्शन में मोशन होगा ना? यस सर। सर एक डाउट है, अभी पूछूं कि बाद में पूछूं क्वेश्चन करता हूं उनके बाद? बोलो बोलो, इसी से रिलेटेड है ना? यस सर इसी से है सर। लाइक मेरे को जो ma0 है वो एकदम ऑपोजिट में आ जो आपने बनाया, लाइक तो हाँ, समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? जैसे सर आपने राइट साइड की तरफ बनाया ना m अरे लाइक जो भाई साहब, जब शुरू किया था पढ़ना तो स्यूडो फोर्स क्या मिला था मुझे? माइनस m इंटू एक्सिलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? एक्सिलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट। अच्छा ओके सर। यहाँ लैंग्वेज में भी लिखा था, मुझे नहीं पता तुमने नोट किया या नहीं। डायरेक्शन अपोजिट टू दिख रहा है? यस सर किया है। तो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है। हाँ सर समझा। अब आओ।
तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा एम ए नॉट कॉस अल्फा, और इधर हो जाएगा एम ए नॉट साइन अल्फा, हाँ या ना? हाँ सर। Yes. ए नॉट साइन अल्फा। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा एम जी कॉस अल्फा, और इधर हो जाएगा एम जी साइन अल्फा। Yes, sir. ऐसा कुछ यस है ना? क्या ढूंढना है हम लोगों को? एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक, यही कहानी है हाँ सर। है ना? तो ऐसे देखो, अब अगर मैं इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? एम ए नॉट कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम ए, यही लिखूंगा। यही लिखूंगा। हाँ सर। और दूसरा n प्लस एम ए नॉट साइन अल्फा इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा, ऐसा लिखूंगा। बोलो। Yes. यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से मुझे मिलेगा a इज इक्वल टू ए नॉट कॉस अल्फा प्लस जी साइन अल्फा, ऐसा कुछ मिलेगा। Yes, sir. फर्स्ट वाले इक्वेशन से ए नॉट कॉस अल्फा प्लस जी साइन अल्फा, ये एक्सेलरेशन मिलेगा। Yes, sir. हाँ सर। यस सर। तो मुझे ए चाहिए ए नॉट से इंडिपेंडेंट, यही कहानी है। हाँ मुझे ए चाहिए ए नॉट से इंडिपेंडेंट, तो हम लोग ये कर सकते, अगर ए नॉट मिल गया तो मेरा काम चलेगा, है ना? यस सर। अगर ए नॉट मिल गया तो हमारा काम चलेगा। तो देखो ए नॉट कैसे मिलेगा? The block of mass m slides on a prism which in turn slides back on. अच्छा, तो इसके मास के बारे में नहीं बोला है, कोई नहीं, नॉर्मल रिएक्शन को करके कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों करें, कुछ आसानी से कुछ काम किया जाए ना। अच्छा हाँ, अब वेज कंस्टेंट पढ़े थे हम लोग, वेज कंस्टेंट पढ़े थे हम लोग ना। यस तो उस वेज कंस्टेंट को यहाँ पर लगा दो। वेज कंस्टेंट के हिसाब से नहीं भी, वेज कंस्टेंट नहीं भी यूज कर सकते हो, दोनों का एक्सीलरेशन इस तरह से होगा कि along कॉमन नॉर्मल प्रिज्म और ब्लॉक दोनों का एक्सीलरेशन सेम हो। हाँ
यही कहानी है ना। यस सर। तो उस सेंस में अगर देखें तो देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये एंगल अल्फा है, प्रिज्म का एक्सीलरेशन ए नॉट है इधर, है ना। यस एलोंग कॉमन नॉर्मल अगर देखें तो इस ए नॉट का कंपोनेंट इधर क्या होगा, ए नॉट कॉस अल्फा। ए नॉट साइन अल्फा, अल्फा ये होगा ना बेटा। हाँ सर हाँ। तो ये वाला कंपोनेंट ए नॉट कॉस अल्फा और ये वाला कंपोनेंट ए नॉट साइन अल्फा। होगा ऐसा। यस सर। ये किसका हुआ, वेज का हुआ। ब्लॉक का देखो, ब्लॉक का यहाँ पे थोड़ा ऊपर बना देते हैं। ब्लॉक का एक्सीलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन इधर है है हाँ सर। और विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर है ए नॉट, है ऐसा। यस सर। है ना। तो देखना यहाँ ध्यान से समझो। तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सीलरेशन ऑफ वेज, है ना। बोलो भाई, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज इज एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सीलरेशन ऑफ वेज। हाँ सर। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या बचेगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज। यस सर। यस सर। मतलब इन दोनों वेक्टर का वेक्टर सम ही टोटल एक्सेलरेशन होगा। तो ये एंगल थीटा। तो अब हम इन दोनों वेक्टर को इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दे तो देखिए ए नॉट का कंपोनेंट इधर कितना हो गया, ए नॉट साइन अल्फा, सॉरी साइन थीटा। ए नॉट साइन थीटा हो गया, साइन अल्फा, आई मीन ये एंगल अल्फा होगा ना, थीटा लिख दिया। यस सर। ये एंगल अल्फा होगा ना। यस सर। यस सर। और ए नॉट का कंपोनेंट इधर कितना होगा, ए नॉट कॉस अल्फा। होगा ऐसा। हाँ। नहीं ये आगे नहीं पीछे जा रहा है ना ए नॉट से, शिट ये आगे नहीं जा रहा है बेटा, ये पीछे जा रहा है ना ए नॉट से। तो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन ए नॉट आगे था। ये वेज ए नॉट से पीछे जा रहा है। एक्सीलरेशन ऑफ वेज क्या है, देखो इधर ए नॉट बैकवर्ड डायरेक्शन में है ना, इधर हाँ सर। लेफ्टवर्ड है ना। तो ए नॉट वाला वेलोसिटी एक्सीलरेशन किधर होगा, लेफ्टवर्ड होगा, ऐसा ऐसा। तो ए नॉट एक्सीलरेशन इधर होगा। ठीक है, आया समझ में। Yes. तो
ए नॉट एक्सेलरेशन इधर है, ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा। तो देखो ये भी ए नॉट साइन अल्फा ही आया। जस्ट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। ये ए नॉट साइन अल्फा और ये ए नॉट कॉस अल्फा। समझ आया कि नहीं? हाँ सर। Yes. तो ये जो पर्पल कलर का है ये मेरा हो गया ए नॉट साइन अल्फा। तो देखो दोनों का अलोंग कॉमन नॉर्मल सेम एक्सीलरेशन है। समझ रहे हो? दोनों का अलोंग कॉमन नॉर्मल सेम एक्सीलरेशन है। हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को? सर सर ये हल्का सा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम है ना? हाँ, ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम मैंने दोनों को लिया जस्ट समझाने के लिए कि इस क्वेश्चन को विथ ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते तो ऐसा होता। चमका कुछ? तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो वेज कंस्ट्रेंट है वो वायलेट नहीं हुआ, ये ऑटोमेटिकली इसमें कंसीडर किया हुआ है। समझा कि नहीं? सही, लास्ट वाला जो था वो नहीं समझा, वो क्यों? क्या? तो आपने कहा कि इसमें वेज कंस्ट्रेंट एप्लीकेबल नहीं है, बट क्यों नहीं है वो नहीं समझा, वो वापस समझा। क्या एप्लीकेबल नहीं है? चलो तुम लोग एक ही मेथड समझो। चलो मैं सोचा कुछ तुम लोग एक ही मेथड समझो, छोड़ दो इसको। चलो ये अलग से लिख के बता दूंगा, ये मैं आपको अलग से लिख के बता दूंगा मेथड 2 तक, नहीं तो तुम लोग एक ही चीज में सब कंफ्यूज कर जाओगे। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? इसी मेथड से समझो, मतलब उस मेथड से भी यही रिजल्ट आता, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? ठीक है, अब आ जाओ। मुझे क्या चाहिए? ए नॉट चाहिए। ए नॉट निकल गया तो मेरा काम चलेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन से मुझे एन मिल गया mg cos अल्फा माइनस m a नॉट साइन अल्फा, ये मिल गया। इसको रहने दो इक्वेशन ए, यहाँ पर हम लोग ए नॉट निकालने की कोशिश करते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट पर, इस ऑब्जेक्ट का राइटवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी एक्सीलरेशन एम ए नॉट है, मतलब n प्लस एम ए कॉस अल्फा का जो x डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा वो एम ए नॉट के बराबर होना चाहिए। यस सर। यस सर। बात समझ आई? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने किधर लिखा था? अभी अलोंग द इंक्लाइन लिखा था। हाँ तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखेंगे तो हम लोगों को क्या इक्वेशन मिलेगा? देखो, सो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन along horizontal direction n is equal to, I mean देखो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये एंगल अल्फा है, यस सर। तो ये n cos अल्फा, ये n sin अल्फा होगा। यस सर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम लोग लिखेंगे, अच्छा यही अगर वेज का लिखेंगे तो वेज पर n इधर और ये वाला कौन, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा,
तो n का ये वाला कंपोनेंट n sin अल्फा इधर है ना, वेज ब्लॉक पर और ब्लॉक वेज पर इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएगा, यस है ना। यही था, ये n cos अल्फा, ये n sin अल्फा। हाँ, ये समझ आया। ये ऊपर वाला डॉट है ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, और जो नीचे वाला डॉट है वो है इंक्लाइन प्लेन का फ्री बॉडी डायग्राम। बोलिए। हाँ सर। तो ब्लॉक का फ्री बॉडी, नीचे वाले वेज का फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्रिज्म का अगर करेंगे तो मुझे ऐसा मिलेगा, n sin अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए नॉट, मिलेगा। Yes, sir. अच्छा, तो n की वैल्यू यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और a नॉट निकाल लीजिए। इस a नॉट को इक्वेशन a में पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया, है ना। तो इस n को हाँ सर। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको मिल गया mg cos अल्फा माइनस m a नॉट साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल M A नॉट। सो mg, देखते रहना कहीं लिखने में गलत ना करूं मैं, mg cos अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू a नॉट कॉमन कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर अल्फा होगा। तो यहां से मुझे a नॉट की वैल्यू मिल गई, स्मॉल mg cos अल्फा इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर अल्फा, मिल गया। इस a नॉट को मुझे इक्वेशन a में पुट कर देना है तो a मिल जाएगा, मिलेगा। Yes. सो फ्रॉम कैपिटल A एंड कैपिटल B, स्मॉल a क्या इक्वेशन था बताओ, स्मॉल a का क्या इक्वेशन था बताइए। A naught cos alpha plus G sin alpha. तो a नॉट cos अल्फा प्लस G साइन अल्फा, a नॉट पुट कर दीजिए। सो स्मॉल mg cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर अल्फा प्लस G साइन अल्फा, यही होगा। हाँ Yes, sir. एलसीएम ले लो, जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लिया तो डिनोमिनेटर में कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर अल्फा हुआ, न्यूमरेटर में स्मॉल mg cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कैपिटल mg साइन अल्फा प्लस स्मॉल mg साइन क्यूब अल्फा, ऐसा कुछ होगा। यस तो देखो क्या हुआ, इसमें से कुछ होगा।
साइन अल्फा कॉमन ले। साइन अल्फा सब में कॉमन हो जाएगा, तो साइन अल्फा सब में कॉमन हो जाएगा, तो स्मॉल एम जी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस स्मॉल एम जी साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो ये केवल स्मॉल एम जी बचेगा। समझ रहे हो? यस सर। समझा या नहीं? हाँ सर। यस सर। तो इसमें स्मॉल एम जी कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बचेगा। सो फाइनली जो मुझे दिख रहा है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमारा फाइनली आंसर होगा। ऐसा कुछ आंसर बोला था किसी ने? Yes, sir. ऐसे ही सॉल्व किया था या कुछ और किया था? ऐसे क्या? ऐसे ही किया था। सर वो n sin अल्फा इज इक्वल्स टू m a नॉट लिखा है ना आपने? हाँ सर बट लेकिन और भी कंपोनेंट्स रहेंगे ना, तो फिर उनका कुछ नहीं लिखा आपने? नहीं, जो बड़ा वाला प्रिज्म है, प्रिज्म का मास क्वेश्चन में दिया है क्या? नो सर। नो सर। तुम लोग कैसे सॉल्व कर लिया फिर? प्रिज्म का मास है कैपिटल एम, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। यस तो प्रिज्म का मोशन तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, ये ऐसे इसके नीचे वाला, ये तो प्रिज्म का फ्री बॉडी डायग्राम है ना। तो प्रिज्म का डायरेक्शन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए नॉट है बैकवर्ड, यानी कि ये जो एन साइन अल्फा होगा ये एम ए नॉट के बराबर होगा। अच्छा हाँ हाँ सर समझा। ये वाला इक्वेशन ये है प्रिज्म का। यस सर। सो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ प्रिज्म, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो ऊपर वाला इक्वेशन ऑफ मोशन किसका है? ब्लॉक का। ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन किसका मैंने लिखा? ब्लॉक के लिए लिखा। यस सर। ये है फॉर ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम, और ये जो उसके नीचे है वो है वेज ऑफ मास कैपिटल एम, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो, मैं होमवर्क आप लोगों को ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, बट ऐसे बता दूं कि सबसे पहला स्टेप 1 एससी वर्मा में जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है वो कीजिए, ठीक है। यस सर। स्टेप 2 उसके बाद जो असाइनमेंट्स मैं दूंगा या इससे पहले जो पेंडिंग है वो कीजिए। पहले असाइनमेंट लेके बैठ जाओगे, यकीन मानो फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यस। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ये ऑन रहेगा, आप लोग कॉपी करते रहिए।